हेलो दोस्तों। तो अभी तक हमने डाइजेशन प्रोसेस पढ़ लिया यार, ठीक है। हमने जो लास्ट वीडियोस पढ़ी, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 की, उसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में हमने ये पढ़ा था कि प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद हमने ये पढ़ा, इससे आगे बढ़ते हैं हम ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर प्लांट ने ग्लूकोज की फॉर्म में खाना बना लिया था और ग्लूकोज को स्टोर कर लिया था स्टार्च की फॉर्म में। ऐसा क्यों करा था तो मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। स्टार्च की फॉर्म में जब उन्होंने स्टोर कर लिया, उसके बाद उन्होंने हमें दे दिया और हमने दोबारा डाइजेशन प्रोसेस लगाया, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है ना। डाइजेशन प्रोसेस लगाया और वो किस में ब्रेक डाउन हो गया, डाइजेशन प्रोसेस से वो दोबारा ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन हो गया। ग्लूकोज जैसी ब्रेक डाउन हुआ तो विलई ने एब्जॉर्ब करा था, याद आ रहा है, विलई ने एब्जॉर्ब करा और वो हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास वो पहुंच गया। अब अगर बात की जाए सेल की, तो सेल के अंदर मान लो फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, ठीक है। सेल का न्यूक्लियस ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये रही और भी बहुत सारी चीज़ें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह। और यहाँ पर सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर कर गया, क्लियर। अब सेल के पास क्या है, ग्लूकोज है और सेल से और ग्लूकोज से अब एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी निकालने के प्रोसेस के लिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेशन। तो कहने का मतलब ये कि सबसे पहले प्लांट्स ने खाना बनाया, कैसे बनाया हमने वो पढ़ लिया। फिर उसने खाना हमें दिया, वो मॉलिक्यूल बड़ा था इसलिए हमने उसको ब्रेक डाउन करा, वो भी हमने पढ़ लिया। और उसके बाद फाइनली सबसे छोटी चीज़ की फॉर्म में हमें उसने एनर्जी दे दी, ठीक है। और हमने वो छोटा मॉलिक्यूल हर एक सेल के पास पहुंचा दिया, बॉडी के हर एक सेल के पास विलाई की मदद से। अब बॉडी के हर एक सेल के पास क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, क्लियर। अब बॉडी के हर एक सेल के पास अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो वो क्या करेगा, उसमें से एनर्जी निकालेगा। और एनर्जी निकालने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, हमारा आज का टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन। क्या टॉपिक है हमारा, रेस्पिरेशन। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। सुनो, लेकिन यहाँ पे एक टर्म और आता है कि यार ये तो समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन चलो समझ लेंगे, लेकिन इससे मिलता जुलता टर्म है जिसमें हमें कन्फ्यूजन होती है, वो है ब्रीथिंग। तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या अंतर है, ठीक है। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या अंतर है, ये अब मुद्दा आ गया, ठीक है। तो सुनो, देखो पहले मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि जो रेस्पिरेशन होता है ना, ठीक है, वो एक केमिकल प्रोसेस है और ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। मैं एग्जांपल के समझाता हूँ। ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना। हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, दैट इज ब्रीथिंग, क्लियर। दूसरी तरफ जो आप गैस इनहेल कर रहे हो, उसके वजह से जो केमिकल एक्टिविटी आपकी बॉडी में चल रही है वो है रेस्पिरेशन पार्ट। तो सांस लेना और छोड़ना इस फिजिकल प्रोसेस, इसलिए वो फिजिकल हो गया सेकंड पॉइंट। और इसकी वजह से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, इसलिए एक रेस्पिरेशन क्या हो गया, केमिकल प्रोसेस, क्लियर। दूसरी तरफ तीसरा पॉइंट, ब्रीथिंग में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, क्योंकि सांस लेना और छोड़ने में पूरा फिजिकल एक्टिविटी काम करेगी तो उसके अंदर एनर्जी कंज्यूम होगी। लेकिन दूसरी तरफ रेस्पिरेशन का मतलब होता है केमिकल एक्टिविटी होना, और जिससे ग्लूकोज ब्रेकडाउन की एनर्जी देगा, तो इसके अंदर एनर्जी कंज्यूम होती है, इसके अंदर एनर्जी हमें मिलती है हमारी बॉडी को, क्लियर है। और रेस्पिरेशन होता कहाँ पर है, बॉडी के हर एक सेल में। मैं बोल रहा हूँ तो मेरे वॉइस बॉक्स में क्या हो रहा है, हर सेकंड रेस्पिरेशन चल रहा है, जिसमें ग्लूकोज टूट रहा है, एटीपी निकल रही है और उस एटीपी की मिल रही है मेरे वॉइस बॉक्स को, जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ। पता है ना, वॉइस बॉक्स यहाँ पे होता है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। दैट इज ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस। लेकिन हमारे काम का क्या है, सिर्फ रेस्पिरेशन प्रोसेस है, तो इसलिए हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्लियर है बात। अब रेस्पिरेशन 3 तरीके का होता है, मेनली 2 तरीके का है, ठीक है। तो सुनो, देखो यार, रेस्पिरेशन का मतलब ये तो समझ में आ गया कि ग्लूकोज को तोड़कर हमें एनर्जी निकालनी है। लेकिन दुनिया में ना 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, दिमाग लगाना। दुनिया में 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। उनमें से एक तरीके के ऑर्गेनिज्म ही है जो ये बोलते हैं कि हम ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी निकाल लेंगे, लेकिन ऑक्सीजन हमें नहीं चाहिए। समझो ज़रा ध्यान से, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी निकालेंगे, लेकिन उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये कि पहले टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वो हो गए जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और ऑर्गेनिजम्स को बोला जाएगा एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा और रेस्पिरेशन प्रोसेस जिसके अंदर ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, एक सेकेंड, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के, क्लियर है। अगला है, लेकिन ऐसा हमेशा थोड़ी होगा, हर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा थोड़ी हो सकता है। दूसरा होता है जब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम चलता है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है एरोबिक ऑर्गेनिजम्स,
या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो कहने का मतलब ये कि अगर ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो एरोबिक रेस्पिरेशन, और ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीजन की एब्सेंस में तो वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन ये आता है कि ये किस में चलता है भैया, ठीक है, अभी उसके बारे में एक बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ और सुनो। देखो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं, ठीक है, चलो एग्जांपल पहले ही बता देता हूँ। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं, इसका एग्जांपल है ईस्ट। क्या एग्जांपल है इसका? ईस्ट। क्लियर? ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं, इसका एग्जांपल तो सभी है, ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, ये सबकी बॉडी में चलता है। क्लियर? सुनना, तो जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं ना, जैसे कि ईस्ट, तो यहाँ पे दो और क्वेश्चन बनते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम कर रहा है तो कर रहा है, जैसे करेगा वो भी हम समझेंगे, लेकिन इसको अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या होगा? एक केस तो वो हो गया। दूसरा, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं ह्यूमन, लेकिन इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो 4 केस इन टोटल हो गए, जिसमें से 2 हम ये रहे। लेकिन एक केस पहले इसकी बात करते हैं कि अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या होगा? तो ऑक्सीजन इनके लिए पॉइजन की तरह काम करता है, तो ये मर जाएंगे। क्लियर है बात? जब ये ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन कर रहे हैं और इनको ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ये काम नहीं कर पाएंगे, तो ये मर जाएंगे। तो यहाँ पे तो बात ही खत्म हो गई है। पक्का क्लियर है? दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि जो एरोबिक वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, दिमाग लगाना जरा ध्यान से, एरोबिक वाले जो ऑर्गेनिज्म है अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो मरेंगे, वो भी मर सकते हैं वो भी, लेकिन उनकी बॉडी में इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं चलता। तो बॉडी क्या करती है? एक दूसरा पाथवे यूज़ कर लेती है। समझना, इसको अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो दिक्कत है, इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो दिक्कत तो है, लेकिन इतनी जल्दी कुछ नहीं होता। ठीक, कुछ एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद दिक्कत होना चालू होगा, जब बॉडी के साथ ज़्यादा ही दिक्कत होने लगेगी। इसीलिए इसका एक थर्ड पॉइंट भी बनता है। क्लियर है? अब तुम बोलोगे कि इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा, ठीक है, और वो कहाँ पर होता है? तो सिंपल सा आंसर है इसका, ऐसा होता है हमारे बॉडी के मसल सेल्स के अंदर। कहाँ पर होता है दोस्तों? मसल सेल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि यार ऐसा कब तभी हो सकता है जब आप बहुत ज़्यादा वीगरस एक्सरसाइज कर रहे हो। सोचो, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी बॉडी को जल्दी से जल्दी एनर्जी चाहिए, और जल्दी से जल्दी एनर्जी बनाने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, और जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं पा रहा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, मान लो, तो ऑक्सीजन की पूर्ति हो नहीं पा रही है। तो बॉडी क्या करेगा कि जल्दी जल्दी प्रोसेस के चक्कर में तीसरा पाथवे यूज़ करेगा क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है। और ऐसा मसल सेल में होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, या फिर मसल के अंदर ही रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है, ऐसा भी समझ सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, एक प्रोसेस होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, डेट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक प्रोसेस होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, डेट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ये मर जाएंगे। इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये भी मर सकता है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए इसकी बॉडी में काम चलता है, और ऐसा मसल सेल में होता है। इसलिए हम अलग से टॉपिक पढ़ रहे हैं, डेट इज कॉल्ड मसल सेल के अंदर क्या होगा। क्लियर है बात? ठीक है, सुनना ज़रा ध्यान से। तो इसके लिए आप लिख सकते हो क्या नाम है, एरोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। है एरोबिक, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या हो रहा है। क्लियर है बात? अब सुनना जरा ध्यान से यार। तो तुम्हें याद होगा हर किसी का इनिशिएशन कहाँ से हो रहा है, सबको पहले क्या मिल रहा है? ग्लूकोज। तो सबकी शुरुआत कहाँ से होगी? ग्लूकोज से होगी। दिमाग लगाना जरा ध्यान से। तो इसकी भी शुरुआत कहाँ से होगी? ग्लूकोज से। इसकी भी शुरुआत कहाँ से होगी? ग्लूकोज से। और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? ग्लूकोज से। क्लियर? समझ में आ गया? अब सुनो, देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ग्लूकोज अभी कहाँ पड़ा हुआ है? जब सेल के अंदर एंटर करता है तो ग्लूकोज कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना। एक सेल के अंदर मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी तुम्हारे एक रूम है, वो सेल हो गया, उसके अंदर जो भी सामान रखा है, मान लो सेल ऑर्गेनली हो गए, और उस रूम में अगर लिक्विड भर दिया जाए तो सारी चीज़ें फ्लोट करने लगेगी। तो लिक्विड क्या है? लिक्विड सेप क्या है? वो साइटोप्लाज्म है। तो अभी जो सारी चीज़ें एंटर कर रही है वो सारा काम कहाँ चलेगा? साइटोप्लाज्म में। एक चीज़ और सुनो, ठीक है, इनके अंदर ज़्यादा डिफाइंड लिखते नहीं है साइटोप्लाज्म, और हम जो आगे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप लिख सकते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ग्लूकोज कहाँ पे काम कर रहा है? इन साइटोप्लाज्म। ये काम कहाँ चल रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर, इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, इन साइटोप्लाज्म। तो ये काम चल रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। क्लियर है बात? अब बात करते हैं एक एक करके। मान लो फॉर एग्जांपल एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम चल रहा है। तो जैसे ही ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम चलता है तो ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर जिसका नाम है, सुनना चलो इसी से लिख देते हैं, इसका नाम है पायरुविक एसिड। क्या नाम है इसका? पायरुविक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। क्लियर? तो जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो ये किस में ब्रेक डाउन होता है?
पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन होता है अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन है तो, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है और वो सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड के अंदर। क्लियर है बात। अगर ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन की जगह पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता तो क्या होता, तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता सेम पायरुविक एसिड के अंदर। अरे इसका मतलब पहला स्टेप दोनों में सेम है, बिल्कुल सेम है। क्लियर। और अगर मसल सेल होता तो ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होता, सेम दोबारा पायरुविक एसिड के अंदर। देख रहे हो अभी तक लगभग तीनों चीज़ें सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, पायरुविक एसिड होता। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का क्लियर है। जैसे ही ग्लूकोज पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन होता है, दिमाग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही ग्लूकोज पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन होता है तो पायरुविक एसिड कहाँ मूव कर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन हुआ साइटोप्लाज्म में, लेकिन पायरुविक एसिड अब मूव कर गया किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो अब आगे का काम कहाँ चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अगर आप एनाएरोबिक में नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन मैं पूरा एक साथ समझा रहा हूँ तो मैं उसमें लिखूंगा, ठीक है। तो आप उसके अंदर लिख सकते हो। तो पायरुविक एसिड दोस्तों कहाँ पर मूव कर गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मूव कर गया। तो इससे आगे की कहानी कहाँ चलेगी, इन माइटोकॉन्ड्रिया, है कि नहीं, इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इससे आगे की कहानी सब में क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलने वाली है। पक्का क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखोगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ना वो पूरा तीनों के अंदर बिल्कुल सेम है। तीनों के अंदर क्या है, बिल्कुल सेम है कि नहीं, इनके अंदर कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक भी याद कर लोगे तो लगभग तीनों के लिए याद हो गई ये बात, ठीक है। यहाँ से चीज़ें चेंज होने लगेगी, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर भी ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूट रहा था और माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर रहा था, इसमें भी ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटा था, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर रहा था, इसमें भी ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटा, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर रहा है। तो लगभग तीनों में सेम चीज़ें चल रही हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का क्लियर है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, सिर्फ इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट की, ठीक है। तो अगर ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटा और एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन है तो किस में ब्रेक डाउन होगा, ये ब्रेक डाउन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, इथेनॉल के अंदर। इसमें ब्रेक डाउन होगा इथेनॉल के अंदर। साथ साथ में ये बनाएगा एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पक्का क्लियर। और साथ में बनाएगा, ये काम चल किस ले रहा है, एनर्जी बनाने के लिए, तो साथ में बनाएगा एटीपी। एटीपी क्या होता है, एटीपी इज अ एनर्जी मॉलिक्यूल, वो तो मैं अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा कि एटीपी क्या होता है और कैसे काम करता है। क्लियर है बात। तो इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एटीपी, ये तीन मॉलिक्यूल बनाएगा। चलो मैं तुम्हें एक चीज़ और समझाता हूँ। मुझे ये बताओ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्लियर। इसका मतलब ग्लूकोज के पास कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। क्लियर है। दूसरी तरफ पायरुविक एसिड के पास कितने कार्बन होते हैं, पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। दिमाग लगाना जरा ध्यान से। तो कार्बन क्या है, 3 कार्बन, पायरुविक एसिड क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो मुझे एक बात बताओ, सोचो, ग्लूकोज अगर 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, उससे बन रहा है पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल होंगे, दिमाग लगाओ, बहुत ईजी, 2 मॉलिक्यूल होंगे भाई। इसके पास 6 है, इसके पास 3 है, तो 3 दूनी 6, 2 होंगे ना ऐसे मॉलिक्यूल। मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 6 रुपये हैं, मैं 3 रुपये दे सकता हूँ किसी को, तो मैं कितने बंदों को 3 रुपये बांट सकता हूँ, 2 बंदों को, एक को 3 दूसरे को 3, है ना। तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। क्लियर। एनसीईआरटी ने समझा नहीं रखा, इसलिए हम नहीं भी करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ बैलेंसिंग समझा रहा हूँ कि बैलेंस कैसे चीज़ें हैं सारी, ठीक है। इधर 3 कार्बन है, तो इधर अगर देखोगे तो अब इथेनॉल की बात करते हैं, ठीक है। देखो इथेनॉल के बारे में अभी तुम्हें पता नहीं है, ठीक है। इथेनॉल इज अ एल्कोहल। अच्छा, तभी ये एल्कोहल बनाने में प्रोसेस यूज़ किया जाता है, तभी ईस्ट वहाँ पे यूज़ किया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और इथेनॉल का जो फॉर्मूला है ना, मैं अभी बता रहा हूँ, जब हम चैप्टर 4 करेंगे डेट इज कार्बन, वहाँ पे तुम इस फॉर्मूले को छोड़े इससे पता नहीं हज़ारों फॉर्मूले बना पाओगे। क्लियर। वहाँ पे आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो अभी बात करते हैं इथेनॉल की, ठीक है। इथेनॉल का जो फॉर्मूला है ना वो है C2H5OH। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसके पास कितने कार्बन है, 2, एक कार्बन हो गया CO2 का, 3, तो 3 कार्बन, तो एक पायरुविक एसिड से 3 कार्बन बन रहे कि नहीं, बताओ, समझ में आया। और अगर एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे तो यहाँ पे सब कुछ डबल हो जाएगा,
तो 2 इथेनॉल हो जाएंगे, 2 CO2 हो जाएंगे, तो 2 इथेनॉल का मतलब 4 कार्बन और 2 CO2 मतलब 2 कार्बन, तो टोटल 6 कार्बन। तो एक ग्लूकोज से 2 इथेनॉल 2 CO2 बनते हैं और डबल ATP बनती है। ATP यहाँ पे कम बनती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है? खुद सोचो आराम से, हो रहा है लॉजिक समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से काम चलता है। लेकिन अगर आपको ये 6 कार्बन 3 कार्बन वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं करना तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। क्लियर है? चलो, ये था ऑक्सीजन की प्रेजेंस एब्सेंस में कब काम चलता है। तो ईस्ट क्या करता है? ईस्ट ऐसे तो बनता है अल्कोहल। करते क्या है, हम बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर रॉ मटेरियल डाल देते हैं, बार्ले, मेज या ग्रेप्स या जिससे भी आपको अल्कोहल बनानी है, उसको डाल दिया अंदर रॉ मटेरियल को, ऊपर से डाल दिया ईस्ट, उसको सील पैक कर दिया, है ना। अंदर ही अंदर क्या चलेगा? अब अंदर ऑक्सीजन जा तो सकती नहीं है क्योंकि सील पैक्ड है। अंदर ही अंदर रेस्पिरेशन चलाएगा ईस्ट एंड एरोबिक, और अंदर अंदर अल्कोहल बनाने लग जाएगा। क्लियर है बात? और जितनी पुरानी अल्कोहल होती है उतनी ज़्यादा टेस्टी होता है, ऐसा बोलते हैं ना। मैंने तो नहीं करी है भाई, ठीक है, लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि सील पैक्ड है, अंदर वो ज़्यादा अच्छे से फर्मेंटेशन प्रोसेस कैसे कहते हैं उसको, फर्मेंटेशन कर चुका है वो। क्लियर है बात? पक्का समझ में आया? ठीक है, वो बात अलग है कि इसमें आगे जाके बोलते हैं कि 13% तक अल्कोहल हो सकती है वगैरह वगैरह, वो अब बात हायर क्लासेस का है। क्लियर? तो ये था ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर काम होगा तो। चलो आते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाले पे। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम चल रहा है तो क्या होगा? तो सुनो, देखो ग्लूकोज टूटा है पायरुविक एसिड में जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में मूव कर गया, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जब बना वो आगे ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर? ये ब्रेक डाउन होगा भाई साहब 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, मतलब 3 पायरुविक एसिड के कार्बन थे, तीनों की दोनों किस में कन्वर्ट हो गए? CO2 में कन्वर्ट हो गए। थोड़ा बहुत बनता है यहाँ पे पानी, और यहाँ पर बनती है बहुत सारी एनर्जी, डेट इज ATP। ऊपर जो ATP बनी है उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब होता है तीनों कार्बन जो है वो ब्रेक डाउन होकर CO2 की फॉर्म पे आ गए हैं। जितनी ज़्यादा CO2 निकलेंगे एनर्जी उतनी ज़्यादा निकलेगी। यहाँ पे एक CO2 था इसलिए एनर्जी कम बोला था वहाँ पर, यहाँ पे तीनों के तीनों CO2 निकल गए। इसका मतलब यहाँ पे 2 पायरुविक होते थे, 6 CO2 निकलते, इसका मतलब सारे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये है प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन का, यहाँ पे ATP बनी है। क्लियर है? समझ में आ गया? मिट गया यार लगता है, मैंने यहाँ पे हाथ लग गया शायद, कोई बात नहीं, मैं इसको खुद ही कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या बना था हमारा? 3 CO2 प्लस H2O प्लस बहुत सारी ATP। ठीक है, यहाँ पर मिट गया गलती से, तो हम इसको कर देते हैं पायरुविक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, समझ ही गए हो गया तुम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया में काम चल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सुनना आप जरा ध्यान से। अब हम बात करेंगे किसकी? अगर मसल सेल में ऐसा हो रहा है, तो अगर है ऑर्गेनिज्म एरोबिक वाला, ठीक है ऑर्गेनिज्म एरोबिक वाला, लेकिन उसको सही से ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है, तो क्या होगा? है एरोबिक ये, लेकिन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम चल रहा है। पक्का क्लियर है? तो अब क्या होगा? ठीक है, सुनना आप जरा ध्यान से। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाला ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है सही से, तो तीनों कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे, ATP बन जाएगा और H2O बन जाएगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी को ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रहा, मसल सेल में ऐसा हो रहा है, जब आप बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज करते हो तब क्या होता है? तो खुद सोचो, जब बहुत देर तक एक्सरसाइज करते रहते हो तो धीरे 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 पेन डेवलप होता है ना। क्योंकि पहले तो स्टार्टिंग में आपके पास ATP है तो काम चल जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो कम होने लगेगा तब क्या होगा? तब एक मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। क्या है उसका नाम? लैक्टिक एसिड। और लगभग ना के बराबर बनती है ATP, ना के बराबर है। ठीक है, तो ये जो लैक्टिक एसिड बन रहा है ये क्या है? यही है भाई वो एनर्जी मॉलिक्यूल जो यही है वो मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में पेन स्टार्ट करा रहा है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो हाथों में पेन, या मान लो आप कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो बॉडी में पेन होने लग जाता है, तो जो पेन है कौन करा रहा है स्टार्ट? ये लैक्टिक एसिड करा रहा है। यही है वो मॉलिक्यूल जो बोलता है कि भाई अब हो गया, यही क्रैम्प्स पैदा करता है। क्लियर है बात? तो दिक्कत ये है कि भाई यही वो मॉलिक्यूल है जो आपकी बॉडी को बताता है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब छोड़ दे भाई, अब एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर है बात? ठीक है, तो क्रैम्प्स का होता है पेन, तो बॉडी में जो पेन स्टार्ट कराता है एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रेजेंस में, दैट इज़ लैक्टिक एसिड। क्लियर है बात? और ये था पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस जो आपके सामने लिखा हुआ है।
ठीक है। रेस्पिरेशन 3 चीज़ों में चलता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की अब्सेंस में, या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर, मसल सेल के अंदर। क्लियर है बात। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलता है जिनमें, उनको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जो अब्सेंस में चलता है उसको कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसको मिला के आप फर्मेंटेशन भी बोल सकते हो, बेसिकली इसका नाम फर्मेंटेशन है डिटेल में, समझ आ गया, ठीक है। या फिर इसको इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो, इसको भी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन बोल सकते हो, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। क्लियर है बात, ठीक है, यहाँ तक था ये। अब बात करते हैं थोड़ी सी एटीपी के बारे में। व्हाट इज एटीपी, ठीक। एटीपी क्या है दोस्तों, ठीक है, तो सुनना, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, याद होगी तुम लोगों को, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है ये? यह है एक एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल। मतलब जैसे यार सुनो कि जब तुम दुकान पे जाते हो तो क्या करते हो, सामान खरीदते हो, पैसे देते हो, तो वहाँ पे पैसे देने पड़ रहे हैं, वो क्या है, करेंसी है। वैसे आपकी बॉडी को भी हर काम कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो हर काम कराने के लिए जो आप एनर्जी दे रहे हो, डेट इज एनर्जी करेंसी, डेट इज एटीपी। तुम्हारी बॉडी को एटीपी की फॉर्म में होती है, पक्का क्लियर है। तो अगर आप बोल रहे हो तो आपके वॉइस बॉक्स को क्या मिल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से, तो मेरे वॉइस बॉक्स को क्या मिल रहा है, एटीपी, ये ले एटीपी बोल, ये ले एटीपी बोल, ये ले एटीपी बोल। इस तरीके से मेरा काम चल रहा है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी काम करती है। तो अब तुम बोलोगे भैया हम जब दुकान पे जाते हैं तो हम तो कभी 5 का नोट भी देते हैं, 10 का नोट भी देते हैं, 100 का भी देते हैं, 500 का भी देते हैं, हमारी बॉडी में भी ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो हमारी बॉडी के पास बहुत सारे और एनर्जी मॉलिक्यूल है, जैसे एटीपी है, इससे छोटा एक मॉलिक्यूल होता है एएमपी, ठीक है, या फिर एडीपी, क्लियर, जीटीपी होता है, एफएडीपीएच होता है, एनएडीपीएच होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली हमारी बॉडी जो यूज़ करती है वो है एटीपी। एक और मॉलिक्यूल है, दैट इज एनएडीपीएच, वो एक बड़ा मॉलिक्यूल है। एक एनएडीपीएच के अंदर 3 एटीपी होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे काम का नहीं, हमारे काम का सिर्फ ये है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी की तरह काम करता है, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी खाना खा रहे हो, या फिर सॉरी आप बोल रहे हो, चल रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, हर जगह पे आपकी बॉडी क्या यूज़ कर रही है, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस चला रही है, और उसको आपने जो खाना खाया था उसको ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके आपको एनर्जी दे रही है ताकि आप वो टास्क कर सको। खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, वो क्वेश्चन ये बनाता है कि राइट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। या तो तीनों पूछ लेगा, या तो लिख देगा ओनली एरोबिक या ओनली एनाएरोबिक या फिर मसल सेल। क्लियर, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, और यहाँ पे इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो देख लो, ठीक है। बाकी तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो लास्ट वीडियोज़ में मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है हर वीडियो में हम अपडेट भी कर दें, ठीक है, लेकिन लास्ट वीडियोज़ में तब क्योंकि चैप्टर खत्म होगा तभी प्रैक्टिस करना चालू करोगे। तो इंटेक्स क्वेश्चन जितने भी हैं आप ट्राई कर सकते हो बिल्कुल। जैसे कोई इंटेक्स क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, अगर एनसीईआरटी का है तो वहाँ पे तो पेज नंबर और क्या नाम है वो डाल दो आप क्वेश्चन नंबर, ठीक है। लेकिन अगर एनसीईआरटी का नहीं है तो क्वेश्चन डाल दो, हमारी मतलब हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि रिप्लाई देने की, ठीक है। बाकी जो भी टेस्ट होंगे वो धीरे धीरे अपडेट होते जाया करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आराम से कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है। बाकी भेजो दोस्तों को ताकि वो भी कुछ पढ़ लें, ठीक है। चलो यार, ठीक है, बाय बाय।